जुडिकेटा के ऊपर अपन ने 4 लेक्चर्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए और लगभग रेस जुडिकेटा का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझ गए हैं। बट अगर आप इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाते हैं और आश्वस्त हो जाते हैं कि साहब हमने रेस जुडिकेटा के ऊपर पूरी महारत हासिल कर दी है और हमारे पास अब कुछ और बचा नहीं है पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। ये लेक्चर जो है रेस जुडिकेटा के ऊपर लास्ट लेक्चर है, फाइनल चैप्टर है रेस जुडिकेटा का, जिसके अंदर हम लास्ट में बचे हुए सब कुछ जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। और अभी भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने जाना बहुत आवश्यक है और अभी भी शेष कुछ चीज़ें बची हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द कोर्ट रूम ट्रायल के अंदर। चल रही है सीपीसी की सीरीज़ जीरो से सीखो, और जिसमें आज हम बात करेंगे रेस जुडिकेटा के फाइनल चैप्टर के ऊपर, जिसमें जितना भी अब शेष बचा हुआ पोर्शन है सब कुछ कवर करेंगे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने सूट फाइल किया दूसरे व्यक्ति के ऊपर, मतलब ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, और सूट जो है वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो चुका है, मतलब सूट जो है वो पेंडिंग नहीं है। अब इसके बाद अगर पार्टीज़ इंटरचेंज होती हैं या फिर पार्टीज़ इंटरचेंज नहीं भी होती और उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर प्रोवाइडेड दैट सब कंडीशन फुलफिल होती हैं और अगर सूट लगता है तो रेस जुडिकेटा जो है वो लगेगा। बट एक सवाल ये भी आता है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति पार्टी थी ही नहीं सूट के। भाई एक जो व्यक्ति था, दैट पर्टिकुलर पर्सन वॉज नॉट पार्टी टू दी सूट। अब जब वो सूट की पार्टी ही नहीं है तो आप क्या बोलेंगे कि अगर सब्सिक्वेंट सूट वो फाइल करता है तो क्या रेस जुडिकेटा लगेगा? सीधा सीधा प्रश्न है। अब आप रेस जुडिकेटा लगभग 4 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं तो आपको इस चीज़ पर पूरा नॉलेज हो चुका है कि आप स्पष्ट रूप से जवाब देंगे कि सब नहीं, इसके ऊपर रेस जुडिकेटा बिल्कुल नहीं लगेगा। बात आपकी सही भी है, बट आपकी बात जो है वो आधी सही है। बिल्कुल रेस जुडिकेटा लग सकता है। अब कंडीशन आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी और उस कंडीशन को अगर फुलफिल किया जाता है तो रेस जुडिकेटा उस पार्टी के ऊपर भी लगेगा जो कि उस पार्टी, मतलब फर्स्ट सूट की जो फॉर्मर सूट है उसकी पार्टी नहीं भी है। उसके बावजूद भी अगर वो सब्सिक्वेंट सूट या सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर फाइल करती है तो उसके ऊपर रेस जुडिकेटा लगेगा। किस केस के अंदर, चलिए बात करते हैं। और शायद यही कॉन्सेप्ट है किसका, रिप्रेजेंटेटिव सूट का। रिप्रेजेंटेटिव सूट्स का अब कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। हालांकि ऑर्डर 1 रूल 8 सीपीसी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स को डील करता है, बट अभी हम लोग ऑर्डर 1 रूल 8 के डायमेंशंस को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। रादर हमारा जो डायमेंशन है वो है एक्सप्लेनेशन नंबर 6। चलिए एक बार पढ़ते हैं क्या बोलता है एक्सप्लेनेशन 6। वेयर द पर्सन्स litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall for the purposes of this section be deemed to claim under the persons so litigating. For the purposes of this section be deemed to claim under the persons so litigating। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर बात आई है कि सब पब्लिक और प्राइवेट राइट दोनों ही इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, राइट। पब्लिक और प्राइवेट राइट दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक। अब रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या रहता है? मान लीजिए कोई आर नाम का व्यक्ति है और आर ने एक्स के खिलाफ सूट फाइल किया, बट जो आर था वो सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, रादर वो एक रिप्रेजेंटेटिव था और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल वो सूट फाइल कर रहा है एक्स के। मतलब आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर बहुत सारे लोग हैं और इनका कॉमन राइट है। अब इस कॉमन राइट ने, देखिए, या तो ये हो सकता है, मान लीजिए इसके अंदर अब 50 लोग हैं तो 50 प्लेंटिफ बनने से अच्छा ये है इन्होंने क्या किया, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया आर को कि साहब आप स्वयं के बेसिस पे, मतलब आर खुद के बेसिस पे तो आएगा ही आएगा, मतलब वन सेल्फ
वन सेल्फ के बेसिस पे आएगा, प्लस अदर्स का भी वो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। ये आप एक प्रकार का ये बोल सकते हैं यूनियन लीडर टाइप का। जो यूनियन लीडर्स होते हैं आपके फैक्ट्रीज़ के अंदर, यूनियन लीडर टाइप का रहता है। तो यूनियन लीडर क्या करता है भाई, वो खुद भी एक लेबर है भाई, मजदूर है, काम करता है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो खुद को भी रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे जितने भी मजदूर हैं इंडस्ट्री के अंदर उनको भी रिप्रेजेंट करेगा। तो वैसे ही कुछ है आर। अब आर जब लिटिगेट करता है, सब्जेक्ट मैटर सबका सेम है, तो एक्स के खिलाफ लिटिगेट करता है और इसके अंदर सूट जो है हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो जाता है। उसके बाद मान लीजिए इसमें से उठकर कोई एम आ जाता है जो कि इसी का एक मेंबर था एम, और एम वापस एक्स के खिलाफ सूट फाइल करता है, तो क्या ये सूट चलेगा? नहीं चलेगा। रेस जुडिकेटा का बार आ जाएगा एक्सप्लेनेशन 6 के हिसाब से। इवन इफ एम जो था वो फॉर्मर सूट का जो है वो मेन पार्टी नहीं था, और मेन पार्टी जो था वो आर था, एम जो था वो एक्चुअली पार्टी ही नहीं था इसके अंदर। भाई एम ने और एम के दूसरे सारे लोगों ने जो है आर को अपॉइंट किया था, और आर जो है वो केस लड़ रहा था खुद के बिहाफ पर और दूसरे के बिहाफ पर। तो इस केस में रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या रहेगा कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए भविष्य में अगर आपके बीच में और उस डिफेंडेंट के बीच में या प्लेंटिफ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आता है और आप फॉर्मर सूट के अंदर, अगर फॉर्मर कोर्ट के अंदर आप सूट फाइल करते हैं, तो उस केस के अंदर जो है उस केस के अंदर जो है आप के ऊपर रेस जुडिकेटा का बार लगेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। मान लीजिए एक कॉलोनी है। अब कॉलोनी के अंदर क्या रहेगा, कुछ घर हैं, ठीक है, ये इस तरीके के कुछ घर हैं, ठीक, और ये एक पूरी बड़ी कॉलोनी है और इसके अंदर ये कुछ घर हैं। अब एक यहाँ पर घर है, ये भी एक घर है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। ये एक घर है, ये हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3। ये मान लीजिए कोई भी कॉलोनी का नाम ले लीजिए। इस कॉलोनी का नाम ले लीजिए, मान लीजिए कि आकृति कॉलोनी, ठीक है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। अब ये एक रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस है, क्लोज्ड कैंपस की कॉलोनी है। ये क्लोज्ड कैंपस की कॉलोनी, और भी घर है, मैं तो अब आपको एक एक घर तो नहीं बता सकता। क्लोज्ड कैंपस की कॉलोनी है, इसके अंदर ये भी है, ये हाउस नंबर 4 मान लीजिए। अब ये रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस की कॉलोनी है। अब रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस की कॉलोनी होती है तो भाई हर रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस की कॉलोनी में सोसाइटी होगी, राइट। अब रेसिडेंशियल सोसाइटी है तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ लोगों को रहने की परमिशन रहेगी। तो H4 ने क्या किया, अपने घर का इस्तेमाल कर दिया सब पेइंग गेस्ट के लिए कर दिया, या इसने क्या किया, एक कंपनी को दे दिया लीज पे लिए, कंपनी को लीज पर दे दिया कि साहब इसके अंदर मान लीजिए 5 रूम्स थे, तो यहाँ पर जो है 5 अलग अलग कंपनी के लोगों को जो है उसने रूम्स अलॉट कर दी कि सब आप इस पे रहिए, और इनका जो है गेस्ट हाउस बना दिया, कंपनी का गेस्ट हाउस बना दिया। अब हुआ क्या भाई, कंपनी का गेस्ट हाउस बन गया, ये पूरी कॉलोनी है रेसिडेंशियल कॉलोनी, तो अब बार बार कंपनी के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खूब सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, रात के अंदर शोर हो रहा है, तो न्यूसेंस क्रिएट होने लग गया। तो H1, H2, H3 ने बोला कि साहब आप H4 को बोला कि साहब आप जो है इस तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कि रेसिडेंशियल है, आप इसे के अपने घर को कॉमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर किराए पे आपको देना है तो आप एक फैमिली को दे दीजिए, बट आप पेइंग गेस्ट चलाना, अब मान लीजिए किसी ने ब्रॉथल चला दिया तो ये तो खैर इलीगल ही हो गया, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंदर आ जाएगा। मान लीजिए कि किसी ने कुछ इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, कॉमर्शियल एक्टिविटी, दुकान खोलकर बैठ गए। अब दुकान खोलकर बैठ रहे हैं सब, मान लीजिए अब इसी के घर में नीचे पान की गुमठी खुल गई या बार्बर शॉप खुल गई। बहुत सारे लोग आजकल कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि अपने पूरे घर को जो है वो दे देते हैं सलून के लिए, और सलून जो है पूरे मतलब यूनिसेक्स सलून होते हैं, तो उस तरीके का सलून खुल गया, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ रानी, तो मतलब न्यूसेंस कमिट हो रहा है। सोसाइटी वालों ने बोला कि नहीं साहब आप इसको हटाइए, मान नहीं रहा बंदा। अब बहुत सारे घर थे उस सोसाइटी के अंदर, मान लीजिए 50 हाउसेस थे, तो 50 हाउस ने बोला कि साहब H2 जो है वो प्रेसिडेंट है किसका, आपकी रेसिडेंशियल सोसाइटी का, तो H2 को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, तो H2 जो है इस H4 के खिलाफ सूट फाइल करेगा। अब मान लीजिए इसके बाद H1 का कोई विवाद होता है,
H1 का अगर कोई डिस्प्यूट होता है H4 के खिलाफ, मतलब सब कुछ सेम है, सब्सिक्वेंट सूट आता है, तो इसका जो है रेस जुडिकेटा लग जाएगा किसके ऊपर, सेकंड सूट के ऊपर लग जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर आया था। यही चीज़ एक्सप्लेनेशन 6 के अंदर बोला गया है। होप आई एम एबल टू क्लियर दिस पॉइंट। तो अब सेम फैक्ट्स के अंदर अगर आप वापस सूट फाइल करोगे, सेम न्यूसेंस हो रही है, सेम डैमेजेस हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर नो डाउट H1 वॉज नॉट द पार्टी ऑफ द फॉर्मर कोर्ट, बट द फॉर्मर सूट के अंदर H1 वॉज नॉट द पार्टी, बट हिज राइट्स वर लिटिगेटिंग और बीइंग रिप्रेजेंटेटिव बाय द H2। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्योंकि H2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये माना जाएगा, अब जब सब्सिक्वेंट सूट जो है H1 के बाद H1 फाइल कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि H1 इज लिटिगेटिंग अंडर द टाइटल ऑफ द H2, एंड दैट इज व्हाट एक्सप्लेनेशन नंबर 6 इज टेलिंग यू। तो जब भी रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है या मान लीजिए PIL फाइल होती है, सो द जजमेंट ऑफ द सूट और द लिटिगेशन विल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल द पर्सन्स हु वर रिप्रेजेंटेटेड इन सच सूट बाय सच पर्सन। ये एक मुद्दे की बात मैं आपको बताऊं कि मतलब जो आपका जजमेंट होगा वो सिर्फ उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रादर जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके ऊपर भी बाइंडिंग होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूँ। और सब्सिक्वेंटली अगर आप सूट फाइल करते हैं तो नो डाउट फिर आपके पास जो है परमिशन नहीं होगी, रेस जुडिकेटा का बार लग जाएगा, प्रोवाइडेड अंडर दूसरे कंडीशंस भी फुलफिल होते हैं। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नंबर 7 के ऊपर। एक्सप्लेनेशन 7 अपन एक्सप्लेनेशन 4 पढ़ चुके हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के रिस्पेक्ट में था। एक्सप्लेनेशन 8 पढ़ चुके हैं जो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन के रिस्पेक्ट में था। एक्सप्लेनेशन 6 पढ़ चुके हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में था। और एक्सप्लेनेशन नंबर 7 अब पढ़ रहे हैं जो कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के रिस्पेक्ट में है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के रिस्पेक्ट में है, तो उसको अपन जल्दी से कवर कर लेते हैं। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल, द प्रोविजंस of this section मतलब section 11 shall apply to a proceeding for the execution of a decree, and references in this section to any suit, issue or former suit shall be construed as references respectively to a proceeding for the execution of a decree, question arising in such proceeding, and a former proceeding for the execution of that decree, एंड अ फॉर्मर प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। मतलब अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 के हिसाब से रेस जुडिकेटा अप्लाइज ऑन, रेस जुडिकेटा अप्लाइज अपॉन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, रेस जुडिकेटा अप्लाइज अपॉन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, ये आपका बिल्कुल जवाब होगा। अब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में क्योंकि जहाँ हम सेक्शन 11 में सूट की बात कर रहे थे, तो वो सूट का रेफरेंस क्या होगा, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स का रेफरेंस होगा। मतलब जहाँ पर सेक्शन 11 के अंदर सूट शब्द लिखा है, जब आप एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन नंबर 7 एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी। जहां इशू की बात आ रही है उसका रेफरेंस जो होगा एग्जीक्यूशन के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आएगा। और जहां फॉर्मर सूट की बात आ रही है, जहां फॉर्मर सूट की बात आ रही है वहां पर फॉर्मर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो हैं उसका कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। बस इतनी सी बात है, बाकी उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि रेस जुडिकेटा अप्लाइज ऑन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डिनोट अ सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू अ सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वॉज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयर टू। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जब बात कर रहे हो सेक्शन 11 के अंदर के फॉर्मर सूट, मतलब फॉर्मर सूट कैसा होना चाहिए, हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर कि व्हाट डू वी मीन बाय दी, शायद लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, आप देख लीजिएगा कि फॉर्मर सूट जो है दैट मीन्स हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए। दैट मीन्स द लिटिगेशन इज नॉट पेंडिंग इन द कोर्ट। बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंस्टीट्यूट कब हुआ था। हो सकता है कि वो सब्सिक्वेंट सूट के इंस्टीट्यूशन के बाद इंस्टीट्यूट हुआ हो, ये बिल्कुल हो सकता है। बट डिसीजन को अपन को देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कैसा अपन लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये
फॉर्मर सूट है, ठीक है, और ये है सब्सिक्वेंट सूट। अब सब्सिक्वेंट सूट हुआ इंस्टीट्यूट यहाँ पर और फॉर्मर सूट हुआ इंस्टीट्यूट यहाँ पर, मतलब सब्सिक्वेंट सूट के इंस्टीट्यूशन के बाद हुआ, बट वो डिसाइड जो है पहले हो गया, मतलब जो डिसाइड है वो पहले हो गया प्रायर टू दी सब्सिक्वेंट सूट जो है वो डिसाइड हो गया। ये चीज़ बोल रहा है एक्सप्लेनेशन 1। The expression former suit shall denote a suit which has been decided prior, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क है, 200-400 लाइन इसके अंदर खींच लो। डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन whether or not it was instituted prior to. We are not concerned when we are talking about the former suit, we are not concerned that whether that suit was instituted prior to the subsequent suit or instituted after the subsequent suit had been instituted. What we are concerned that the former suit must had been decided या must have been decided prior to the decision of the subsequent suit. सब्सिक्वेंट सूट के डिसीजन से पहले पहले जो है वो डिसाइड हो जाना चाहिए, और अगर एक बार वो फॉर्मर सूट डिसाइड हो चुका है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है सब्सिक्वेंट सूट के ऊपर रेस जुडिकेटा का बार लग जाएगा। तो दैट इज व्हाट एक्सप्लेनेशन 1 इज टेलिंग। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, रादर वी आर कंसर्न्ड अबाउट द decision of the suit, that when the suit has been decided. So if the suit has been decided prior to that, so in that particular question res judicata जो है वो अप्लाई होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 5 ज़रा देखिए। एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट, एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द पेंट विच इज़ नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय अ डिक्री, मतलब रिलीफ आपने क्लेम किया था प्लेंट के अंदर, बट आपको जो है कोर्ट ने वो रिलीफ नहीं दिया, ठीक है। आपने रिलीफ क्लेम किया, मतलब आपने रिलीफ, बहुत सारे रिलीफ क्लेम किए होंगे, R1, R2, R3, बट कोर्ट ने मान लीजिए R1 जो है वो आपको ग्रांट नहीं किया, तो उसके रिस्पेक्ट में, मतलब वन ऑफ द रिलीफ हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड बाय द कोर्ट टू यू, सो इन दैट पर्टिकुलर केस एक्सप्लेनेशन 5 इज important. Any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall, for the purposes of this section, be deemed to have been refused. For the purposes of this section shall be deemed to have been refused. So if a particular relief has not been granted by the court, even if you had demanded that relief, so in that particular case it shall be deemed to have been refused as per explanation number 5. अब ये एक्सप्लेनेशन अपन लोग पासिंग रेफरेंस में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपन को इसमें थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन 6 अपन ने पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अपन ने देख लिया, एक्सप्लेनेशन 4 तो सब अपन ये देख चुके हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 और 3 बचा हुआ है, वो देख लेते हैं। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजंस as to the right of appeal from the decision of such court. फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट, मतलब जब आप कोर्ट की कॉम्पिटेंस की बात करोगे, अपन ने बात करी थी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के अंदर की दैट फॉर्मर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई, ये लिखा हुआ भी है दैट इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट or the suit in which such issue has been subsequently raised. So the former court must be competent to try such a subsequent suit. तो जब हम फॉर्मर कोर्ट की बात करते हैं तो उसकी कॉम्पिटेंसी जब आप देखोगे वो इस सेंस से नहीं देखोगे कि उसमें राइट टू अपील कैसा है, राइट टू अपील है नहीं है, या किसके पास किस कोर्ट में अपील जाएगी, दैट डज नॉट डिसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट। सो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है वो इस संबंध में बात कर रहा है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड irrespective of any provision as to the right of appeal from the decision of such court. The matter above referred to must in the former suit have been alleged by the one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other. ये अपन लोगों ने जब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पढ़ा था तो मैटर इन इशू में मैंने आपको वो कंट्रोवर्टेड और अनकंट्रोवर्टेड वाली चीज़ बताई थी। ऑर्डर 14 के ऊपर हमने बात करा था कि साहब इफ़ द अपोजिट पार्टी इन द रिटन स्टेटमेंट हैड कंट्रोवर्टेड द फैक्ट इन मेंशन्ड इन द प्लेंट, सो उस पर्टिकुलर कंट्रोवर्टेड टॉपिक के ऊपर या कंट्रोवर्टेड फैक्ट के ऊपर जो है इशू बनेगा। ये मैंने आपको बताया था, कंट्रोवर्टेड अनकंट्रोवर्टेड, मतलब एक
प्लेंट के अंदर कुछ फैक्ट्स जो हैं वो बताए गए और डब्ल्यूएस के अंदर उनका रिबटल किया गया। रिबटल फैक्ट 1, रिबटल फैक्ट 2, रिबटल फैक्ट 3। सो दीज आर द ग्राउंड्स विच आर कंट्रोवर्टेड, मतलब द अपोजिट पार्टी हैड रिब्यूटेड और कंट्रोवर्टेड योर फैक्ट। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो इश्यूज बनते जाएंगे एज पर ऑर्डर 14 CPC। और अनकंट्रोवर्टेड होंगे, मतलब वन पार्टी हैड रेज दोज पर्टिकुलर फैक्ट बट दी other party or the defendant in the written statement had either accepted or admitted that fact or had not replied on those particular facts. So by way of the deeming fiction or the deemed admission, no issues will be framed. तो उसके रिस्पेक्ट में ये एक्सप्लेनेशन है। ये ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में जब हमने बात करी थी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए, ये एक्सप्लेनेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो रेस जुडिकेटा का टॉपिक बचा हुआ है वो थोड़ा सा एक एकेडमिक ओरिएंटेड है, मतलब हम लोग अब थोड़ी सी इसके ऊपर पॉलिसी की बात करेंगे और एक डिफरेंस हमें समझना है रेस जुडिकेटा और स्टॉपल के बीच में। हालांकि दो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, एक तो आता है डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड स्टॉपल। ये आपके अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर आप अगर तैयारी कर रहे हैं, मतलब यू आर अ लॉ स्टूडेंट एंड यू आर इन द कॉलेज राइट नाउ, सो वन शॉर्ट नोट मे बी आस्क्ड दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेस जुडिकेटा एंड स्टॉपल। एंड in those particular judiciary exams or those particular states where the descriptive or the subjective questions are being asked, like MP, Chhattisgarh, MP and Rajasthan, because in those particular states descriptive or the subjective questions are being asked. तो short notes के अंदर रेस जुडिकेटा एंड स्टॉपल का डिफरेंस कभी कभी पूछ सकते हैं, और रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस के बीच में जो है उसका डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो ये दो डिफरेंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। बट टुडे, मतलब इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रेस जुडिकेटा एंड स्टॉपल, बट रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे रेस सब जुडिस की। सो व्हेन वी विल बी ओवर विद द क्लास ऑफ द रेस सब जुडिस, देन इन द लास्ट areas of the res sub judice we will discuss about the difference between the res judicata and the res sub judice। तो आज की क्लास में अभी हमें रेस जुडिकेटा एंड स्टॉपल की बात करनी है, और अब हम लोग थोड़े से डिस्कशंस करेंगे, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, उसको आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। पहली हमें बात ये करनी है कि रेस जुडिकेटा जो है क्या वो अप्लाई करती है रिट के ऊपर और नॉट, रिट के ऊपर और नॉट। जो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है, जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है, क्या उसके ऊपर रेस जुडिकेटा लगेगा या नहीं लगेगा, उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर लें। देखिए, सेक्शन 11 जो है एज सच तो रिट के ऊपर नहीं लगता। सेक्शन 11 आप अगर डायरेक्टली बात करें वो तो रिट के ऊपर नहीं लगेगा। मैंने आपको बोला सेक्शन 11 नहीं लगेगा भाई, क्योंकि रिट जो है वो टेक्निकली सूट की कैटेगरी के अंदर नहीं आती। सो वी यू कैन नॉट से दैट द रेस जुडिकेटा अप्लाइज ऑन द रिट, राइट। बट रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है ब्रॉड प्रिंसिपल ज़रूर लगेगा रेस जुडिकेटा का। जो रेस जुडिकेटा के पीछे की पॉलिसी है दैट देयर मस्ट बी एन एंड टूवर्ड्स द लिटिगेशन, उस पॉलिसी को आपको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक फैक्ट के ऊपर आपने एक रिट फाइल कर दी, उसी फैक्ट के ऊपर दूसरी रिट, उसी फैक्ट के ऊपर तीसरी रिट आपने फाइल कर दी, लगातार आप रिट जो है वो फाइल नहीं कर सकते। ब्रॉड प्रिंसिपल ज़रूर लगेगा। अब इंटरव्यू के अंदर अगर आपसे कभी ये सवाल पूछा जाए तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि भाई एज सच रेस जुडिकेटा डज नॉट अप्लाई ऑन द रिट बिकॉज द रिट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी, टेक्निकली इट इज़ नॉट अ सूट, सो इट विल not fall under the category of suit. So section 11 as such per se will not apply on the writ, but the broad principle of the res judicata applies except the writ of the habeas corpus. हैबियस कॉर्पस की जो रिट है उसके ऊपर रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, क्योंकि हो सकता है एक व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर लिया हो, उसके बाद हैबियस कॉर्पस से वो छूटे, उसके बाद दोबारा इलीगली डिटेन हो जाए, तो वहाँ पर अगर रेस जुडिकेटा लगा दोगे तो पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाएगी रिट। तो हैबियस कॉर्पस की रिट के ऊपर जो है वो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं लगता। क्या आपको ये चीज़ मालूम थी? अगर मालूम थी तो कमेंट करिए। दोस्तों, एक चीज़ का मैं शिकायत करूँगा आपसे, आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, नो डाउट मेरा चैनल बहुत छोटा है
और अगर आपको ज़रा से भी कुछ चीज़ पसंद आती है तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी या इस चीज़ पर आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। उससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। देखिए, मैं आपको 100% एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग टिल दी, मैं जब तक इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाऊँगा, एवरीथिंग विल बी फ्री। ये कंप्लीटली फ्री रहेगा। कोई मैं कोर्स लॉन्च नहीं करूँगा, कोई मैं ये ज्वाइन बटन नहीं करूँगा। दैट विल बी कंप्लीटली फ्री, बिकॉज मेरा मोटिव ही ये है कि उन लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी बड़ी कोचिंग्स के अंदर जाना और घर पे बैठ के ही तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, घर पर भी सेल्फ स्टडी से भी आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, आपके लीगल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए मैंने चैनल किया है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी दे दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, तो अच्छा लगता है कि लोग कम से कम अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, मुझे कुछ इम्प्रूव करना है, मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो वो भी सजेशन दीजिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा और उस सजेशन को फॉलो करते हुए और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो हैबियस कॉर्पस के रिट के ऊपर नहीं लगेगा। तो अगर पीटी में कभी सवाल आए तो आपको याद रखना है कि हैबियस कॉर्पस की जो रिट है, हैबियस कॉर्पस की जो लिस्ट है, रिट है, उस पर रेस जुडिकेटा ना डायरेक्टली तो वैसे भी नहीं लगेगा और इनडायरेक्टली उसका ब्रॉड प्रिंसिपल नहीं लगेगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि इफ़ द रिट हैज़ बीन डिसाइडेड इन लाइमाइन, मतलब विदाउट कंडक्टिंग प्रॉपर हियरिंग इट हैज़ बीन डिसाइडेड, और नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, दैट इफ देयर वाज अ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर और देयर इज अ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर बाय द कोर्ट, सो इन दैट पर्टिकुलर केस रेस जुडिकेटर डज नॉट अप्लाइज, बिकॉज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, मतलब ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम को आपने पूरी तरीके से फुलफिल किया है, राइट ऑफ फेयर हियरिंग दिया है, कंप्लीट जुडिशियल माइंड लगा, एंड आफ्टर दैट दी जजमेंट हैड बीन पास्ड, तो वही कैटेगरी और वही प्रिंसिपल हम रिट के अंदर भी फॉलो करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिसी बिहाइंड रेस जुडिकेटा, दैट व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड रेस जुडिकेटा। तो ये एक बिल्कुल एकेडमिक डिस्कशन है, आपको पॉलिसी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अब आप रूट की बात कर रहे हैं कि अगर कोई पेड़ है, मान लीजिए ये एक पेड़ है, तो पेड़ की जो रूट होती है वो एक्चुअली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, मतलब उसका जो ग्रैंडनॉम है, ग्रैंडनॉम मालूम था, शायद कैल्सन ने बोला था जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने बरसों सालों हो गए जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा, शायद मेरे हिसाब से लगभग आई हैड स्टडीड जूरिस्प्रूडेंस वे बैक 13 ईयर्स बैक। सो मुझे ग्रैंडनॉम मुझे हल्का हल्का याद है कि शायद कैल्सन ने बोला था। सो हर एक टॉपिक को आप देख लें, हर एक आप एक्ट देख लें, सबके पीछे की एक जूरिस्प्रूडेंशियल असेंशियल रहता है, उनके पीछे का ग्रैंडनॉम रहता है, उनके पीछे की एक पॉलिसी रहती है कि एक्चुअली इसकी बेसिक रूट्स क्या है, बेसिक पॉलिसी क्या है। भाई ऊपर तो आप बहुत सारी चीज़ें कर दो, बहुत बार ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये तो चलिए रिट की बात, हमने रिट की बात कर ली, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर की बात कर ली, हमने कंसेंट डिक्री की भी वीडियोस में पहले बात करी हुई है, हमने इसके अलावा भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करी हुई है कि रेस जुडिकेटर लगेगा या नहीं लगेगा। बट इंपॉर्टेंट ये, अगर आपने पॉलिसी समझ गए तो अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप एकदम क्लिक कर पाओगे कि सब ये इसकी पॉलिसी है, क्या ये इस चीज़ के ऊपर फिट बैठ रही है या नहीं। अगर बैठ रही है तो आप ये तो बोल सकते हो कि सर आई एम नॉट एबल टू आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फलाने चीज़ के ऊपर रेस जुडिकेटर लगेगा, so you can say that sir as such I am not able to recall that whether section 11 will apply on this particular topic or not. But if I go to the basic policy of the res judicator, there must be an end towards the litigation, and therefore a broad principle somehow will apply on this particular topic. तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे तो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस या आपका पैनल बैठा हुआ है वो उस चीज़ को और अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे कि बंदे को भले ही नहीं मालूम कि सेक्शन 11 के एग्जैक्ट उस चीज़ में फिट होगा या नहीं होगा, बट ब्रॉड प्रिंसिपल के हिसाब से उसको ये मालूम है, तो वहाँ पर आपके नंबर जो है डिडक्ट नहीं होंगे। इसलिए पॉलिसी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए बेसिक पॉलिसी जो है वो क्या है, सब जस्टिस की है, जस्टिस करना है, इक्विटी भी है, गुड कंसाइंस भी है, बट देयर मस्ट बी, जो मेन पॉलिसी वो ये है कि दैट देयर मस्ट बी सर्टेनिटी इन द जुडिशियल डिसीजन।
सर्टेनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सर्टेनिटी नहीं है, भाई एंड नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, फाइनलिटी नहीं है, तो आप लगातार जुडिशियल डिसीजन को चैलेंज टू चैलेंज आप करते रहोगे, नीचे से लेकर ऊपर तक आप चैलेंज करोगे। उसके बाद फिर आप सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन, फिर थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन, और उससे टैक्स पेयर का, लिटिगेंट्स का अननेसेसरी टाइम जाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के अंदर आता है ना, तो हमेशा एक चीज़ जान लीजिए कि ठीक है, एडवोकेट्स को पेमेंट मिलता है, जजेस को सैलरीज मिलती है, दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स है तो उनको सैलरीज मिलती है, बट जो एक्चुअल खर्चा होता है ना, वो उस लिटिगेंट का होता है, लिटिगेंट खर्च होता है। मतलब उसका समय खराब होता है, मतलब घर के अंदर ना बरकत नहीं आ पाती है फिर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप मतलब सालों तक लड़ रहे हो उस केस के अंदर। तो कोशिश करें हम कि वो चीज़ बहुत जल्दी सर्टेनिटी तक पहुंचे, और उसी चीज़ का प्रिंसिपल है एक्चुअली रेस जुडिकेटा। तो इफ़ द सूट हैज़ बीन हर्ड अपॉन द मेरिट्स एंड हैड बीन फाइनली डिसाइडेड, सो देयर मस्ट बी एंड टूवर्ड्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग हैज़ टू बी अवॉइडेड। और therefore what did the principle of res judicata says, that the another suit between the same parties, या फिर सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगर सूट हो रहा है, so that there must be end to it and it is प्रोहिबिटेड। हाँ, अपीलेट प्रोसीडिंग्स हैं बिल्कुल आपके पास, अपील के अंदर आप जाइए, आप सिविल जज जूनियर डिवीजन के बाद आप डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास जाइए, उसके बाद आप हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जाइए, डिवीजन बेंच में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए, रिव्यू है, क्यूरेटिव है, वहाँ तक जाइए, आप बिल्कुल लड़िए, क्योंकि अपील इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम अपन को नहीं है। अब कौन कौन सी मैक्सिम्स के ऊपर जो है हमारा रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला जो मैक्सिम है, इसको आप चाहें तो अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, एक्सेप्शियो रेस जुडिकाटे, एक्सेप्शियो रेस जुडिकेटे काटे, अ प्रीवियस जजमेंट विल बी अ बार टू एनी सब्सिक्वेंट सूट। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब दूसरी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। और वो ये बोलती है कि अ प्रीवियस सूट विल बी बार टू एनी सब्सिक्वेंट सूट, एक्सेप्शियो रेस जुडिकाटे। दूसरी मैक्सिम जो इसके प्रिंसिपल को बोलती है वो है नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो ऊना एट ईटाडिम काउजा। No person shall be vexed twice for the same cause. No person shall be vexed twice for the same cause. उसके बाद थर्ड है वही इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सेट टिमस लिटियम, इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सेट टिमस लिटियम, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट देयर शैल बी एंड टूवर्ड्स लिटिगेशन, और देयर शैल बी एन एंड ऑफ द लिटिगेशन। उसके बाद एक और है रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर, जुडिशियल डिसीजन शैल बी एक्सपेक्टेड एज करेक्ट एंड फाइनल, जुडिशियल डिसीजन शैल बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट एंड फाइनल। तो रेस जुडिकेटा जो है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही इंटरेस्ट को कवर करती है। अब जैसे रिप्रेजेंटेटिव सूट अपन ने देखा तो उसमें पब्लिक राइट्स भी आ गए थे, प्राइवेट राइट्स भी आ गए थे पार्टीज़ के, एंड पब्लिक इंटरेस्ट इन रेफरेंस टू द पॉलिसी ऑफ प्रिवेंटिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, और कहीं ना कहीं लीगल डिसीजन की सर्टेनिटी के लिए आप पब्लिक के ऊपर भी, जो पब्लिक राइट्स हैं उनके ऊपर भी लगाते हो। भाई जो रेस जुडिकेटा है वो एक्चुअली डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी एंड रेसिप्रोसिटी के ऊपर बात करती है। मतलब रेस जुडिकेटा जो है वो एक पार्टी को बार नहीं करती, मतलब इट डज नॉट बार नॉट ओनली वन पार्टी, रादर इफ एन इशू हैज़ बीन रेज्ड, मतलब भाई देखिए सूट तो बार रह ही रहता है, बट इफ द इशू हैज़ नॉट बीन रेज्ड by a party, then in subsequent suit not only that party, rather all the parties are barred from raising that issues। भाई आप ये कह रहे हो कि एक पार्टी ने अगर एक इशू रेज किया एक कोर्ट के अंदर, एक सूट के अंदर, तो सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर जब आप वापस अगर उस इशू को रेज करते हो तो ना आप रेज कर सकते हो, ना जो है कोई दूसरे रेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट मतलब दे आर लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। तो क्लियरली बैन उसके ऊपर लगाया हुआ है। जबकि स्टॉपल अगर आप देखें, स्टॉपल का अगर कॉन्सेप्ट देखें दूसरे हाथ पर, स्टॉपल क्या बोल रहा है, ये सिर्फ वन ऑफ दी पार्टीज़ के ऊपर लगता है। इट अप्लाइज अपॉन
वन ऑफ द पार्टीज। रेस जुडिकेटा तो क्या है, एक पार्टीज के ऊपर भी लगता है और दूसरी पार्टीज जो कि लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल हैं उनके ऊपर भी लगेगा, बट स्टॉपल जो है दैट अप्लाइज ओनली ऑन दी वन पार्टी, राइट। सो दैट इज द पार्टी हु हैड मेड द रिप्रेजेंटेशन, वो प्रोहिबिट होगी बाय द प्रिंसिपल ऑफ द रेस जुडिकेटा, स्टॉपल, सॉरी। अब एक सवाल आता है, व्हेन कैन प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा बी रेज्ड। आप रेस जुडिकेटा की प्ली कब रेज कर सकते हो, मतलब सूट आपका चल रहा है, सिविल कोर्ट के अंदर या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपका सूट चल रहा है, तो वो सूट जो है उसके अंदर अगर रेस जुडिकेटा का आपको प्ली उठानी है तो कौन सा स्पेसिफिक स्टेज है जिस पर आप रेस जुडिकेटा की प्ली रेस कर सकते हो, उसके ऊपर बात आ रही है। तो वैसे तो आप यू कैन रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, मतलब आप WS जो है वो मेरे हिसाब से बेस्ट जगह है जहाँ पर आप रेस जुडिकेटा की प्ली रेस कर सकते हो। रेस जुडिकेटा से मतलब WS फाइल करने से पहले एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्या ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के अंदर आप रेस जुडिकेटा की प्ली या उनका बार रेस कर सकते हो। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इशू कि सब WS मतलब ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर रेस जुडिकेटा की जो प्ली है वो डिसाइड नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज़ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, डीमरर्स क्लेम नहीं है, एविडेंस आपको देने पड़ेंगे, एविडेंसेस के बाद ये डिसाइड होगा कि वेदर रेस जुडिकेटा विल अप्लाई और नॉट, प्रिलिमिनरी इशू बनेगा। तो ऑर्डर 7 रूल 11 के हिसाब से आप रिजेक्शन ऑफ प्लीट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेस जुडिकेटा। तो बेस्ट अगर आपको रेस जुडिकेटा का बार रेज करना है तो WS है, बट अगर WS में आपने रेज नहीं किया तो आगे आप कभी भी भविष्य में भी रेज कर सकते हो बाय वे ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। ऑर्डर 6 रूल 17 जो है वो अप्लाई होगा और वहाँ पर आप अपने रिटर्न स्टेटमेंट को अमेंड करके यू कैन ऐड दी ऑब्जेक्शन ऑफ दी रेस जुडिकेटा। तो किसी भी स्टेज पर कोई फिक्स स्टेज नहीं है, बट मेरे हिसाब से जितना जल्दी आप रेज करोगे WS के अंदर उतना अच्छा है। और आप एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो कि सब रेस जुडिकेटा का जो ये टॉपिक है या ये जो मतलब बार है इसको एज अ प्रिलिमिनरी इशू डिसाइड किया जाए। तो अगर वो डिसाइड हो जाएगा तो फिर सूट आगे चलने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा और अननेसेसरी जो टाइम वेस्टेज है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। सो यहाँ पर स्टेज स्पेसिफिकली नहीं है, यू कैन रेज, मतलब अगर एक लाइन में मैं आपको जवाब दूं कि रेस जुडिकेटा की स्टेज क्या है तो कोई स्टेज फिक्स नहीं, कभी भी आप रेस जुडिकेटा की प्ली को रेज कर सकते हो। दूसरा एक सवाल आता है कि क्या कोर्ट can court suo moto raise the plea of res judicata, क्या कोर्ट खुद रेस जुडिकेटा suo moto इन्वोक कर सकता है? अगर इन्वोक कर भी लेगा तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कोर्ट को डिसाइड करने के लिए। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा suo moto, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, एविडेंसेस इन्वॉल्व्ड हैं, एविडेंसेस अप्रिशिएट किए बिना जो है रेस जुडिकेटा की प्ली डिसाइड नहीं हो सकती क्योंकि टेक्निकल प्ली है, एविडेंसेस आर रिक्वायर्ड। तो इवन इफ आप suo moto रेस कर भी लोगे, कर सकते हो, मैं ये नहीं मना करूँगा नहीं कर सकती कोर्ट, बिल्कुल कर सकते हो, बट अगर आप कर भी लोगे तो वो कहीं ना कहीं जो है यूजलेस होगा, क्योंकि यू नो दैट द प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा इज एक्सट्रीमली टेक्निकल प्ली और वेरियस एलिमेंट जो हैं सेक्शन 11 के हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय द पार्टी कंसर्न। तो व्हाट इट इज़ बेस्ट कि आप जो प्ली है रेस जुडिकेटा की वो पार्टी खुद रेज करे तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। ओके तो अगर कोर्ट अगर चाहे, मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, कोर्ट कैन रेज द ऑब्जेक्शन ऑफ द रेस जुडिकेटा suo moto, but it cannot be proved that plea as whatever the objection that is raised by the court suo moto regarding res judicata, यहाँ पर res judicata needs the core evidences by the party, so therefore it is not appropriate for the court to raise the bar of the res judicata suo moto। ये पार्टी के ऊपर रहने दिया जाए, क्योंकि पार्टी अगर ऑब्जेक्शन रेज करेगी, अब कोर्ट को कैसे पता भाई WS में आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, सब आपका बार है, मतलब या अगर WS के अंदर नहीं भी किया तो आपको कैसे पता चल रहा है कि सब रेस जुडिकेटा का इसके अंदर बार है? भाई कोर्ट को कोई सपने तो आए नहीं है, तो बेस्ट ये है कि डेफिनेट उसके अंदर रेज करे तो बेस्ट है। ओके
अब मान लीजिए सूट हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 11 इज सेटिस्फाइड, तो जो सब्सिक्वेंट सूट होगा दैट विल बी हिट बाय द रेस जुडिकेटा, और सब्सिक्वेंट डिक्री क्या रहेगी, वो वॉइड रहेगी। तो अब ड्यू टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकेटा सब्सिक्वेंट कोर्ट क्या हो गया, मतलब बार किसके ऊपर लगा, इनकॉम्पिटेंसी टू ट्राई द सूट लगा। मतलब अपन जो बात करते हैं कि रेस जुडिकेटा एक्चुअली बार किसको करता है, रेस जुडिकेटा एक्चुअली कॉम्पिटेंसी को हिट करता है, और रेस जुडिकेटा लगाता है ऑब्जेक्शन और बार किसके ऊपर, ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट फॉर ट्रायल, ट्रायल बार होता है। तो ये एक पॉलिसी है, थोड़ा सा सोचा मैंने एकदम से बता दूं। एक और अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि सूट नंबर 1 जो है वो यहाँ पर फाइल हुआ, ए ने बी के खिलाफ सूट नंबर 1 यहाँ पर फाइल किया, और यहाँ पर एक और सूट जो है फाइल हो गया, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया। अब ये जो सूट नंबर 1 है वो यहाँ पर कहीं डिसाइड हो गया और डिक्री जो है वो पास हो गई, ठीक है, डिक्री पास हो गई। अब ये सूट चला यहाँ तक और यहाँ पर कहीं जो है डिक्री हुआ। अब देखने तो ये लग रहा है कि भाई रेस अब जुडिस का केस है और रेस अब जुडिस इसके अंदर लगना चाहिए, बट ये सूट नंबर 1 है और ये जो है वो सूट नंबर 2 है। अब यहाँ पर पार्टी को ऑब्जेक्शन रेज करना था, बी को ऑब्जेक्शन रेज करना था, और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन जो है वो रेज नहीं किया गया, नो ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय बी। भाई कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया और बी वॉज स्लीपिंग ऑन हिज राइट्स। अब ये बी का पैरामाउंट ड्यूटी था कि बी कोर्ट के अंदर आता और ऑब्जेक्शन रेज करता कि साहब सेम सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड एक और सूट चल रहा है, या तो रेस सब जुडिस के बेसिस पर उसको स्टे कर दिया जाए, या फिर सेकंड ऑब्जेक्शन वो ये रेस करता कि मान लो यहाँ डिसाइड हो गया ये चीज़, तो इसके ऊपर रेस जुडिकेटा लग जाए। अब प्रॉब्लम ये है, हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि पार्टी ने अपना राइट वेव कर दिया। भाई रेस जुडिकेटा कौन उठाएगा, कोर्ट स्यो मोटो उठा सकती है, बट कोर्ट उठाएगी नहीं कभी स्यो मोटो, क्योंकि एविडेंसेस वगैरह देना है, वो अपनी पूरी बात हो गई। अब मान लीजिए पार्टी की ये ड्यूटी थी कि पार्टी को रेज करना चाहिए था रेस जुडिकेटा की प्ली, और पार्टी ने खुद ने ही वेव कर दी रेस जुडिकेटा के ऊपर। अब मान लीजिए यहाँ पर ये एक डिक्री हो गई, डिक्री 1 ये हो गई, और एक दूसरी डिक्री हो गई डिक्री 2। भाई पार्टी ने रेज ही नहीं किया, रेज नहीं किया तो ये बात बिल्कुल सही है। भाई देखिए कोर्ट को कोई सपना तो आ नहीं रहा ना, कोर्ट को पता चल रहा है कि सब किस तरीके से डिक्री हो रही है, किस तरीके से नहीं हो रही। अब इस केस के अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि साहब दोनों डिक्री जो है वो नल एंड वॉइड है। भाई दोनों डिक्री वैलिड हो गई। अब दोनों डिक्री वैलिड हो गई, एग्जीक्यूशन के अंदर जब जाएगा तब प्रॉब्लम उठेगी। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, देखिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की अपनी बाउंड्रीज होती हैं, वो जजमेंट की जो बाउंड्रीज हैं उसी के अंदर में काम कर सकती हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, उससे पहले नहीं जा सकती। बट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट डिसाइड ऑन इट्स ओन वेदर द डिक्री वॉज वॉइड और नॉट, वेदर द डिक्री नंबर 1 इज वैलिड और डिक्री नंबर 2 इज वैलिड और नॉट। दिस इज द आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द डिक्री एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, राइट। बट अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अपील हो जाती है, किसी एक पार्टी ने अपील कर दी, तो मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ए की ये ड्यूटी थी या बी की एक ड्यूटी थी टू रेज द प्ली ऑफ द रेस जुडिकेटा एंड ही वेव्ड हिज राइट। अब इन अपील ही रेजेस दैट प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा। भाई अपील के अंदर जो है वो बी रेज करता है कि साहब इसके ऊपर तो रेस जुडिकेटा का बार लगना चाहिए था, जबकि बी को पहले ही ट्रायल के वक्त पे जब सूट उसने फाइल किया उसी वक्त पे रेज करना चाहिए था। बट अगर वो रेज नहीं करता तो प्रॉब्लम की बात यह है कि साहब अब वो अपील के अंदर रेज कर रहा है, उसने ट्रायल कोर्ट के अंदर रेज नहीं किया, तो क्या अपीलेट कोर्ट दूसरी डिक्री को सेट असाइड कर सकती है, ये सवाल मेरा है। भाई मान लीजिए कि इसके अंदर यहाँ से एक अपील हो गई, इस पे अपील हो गई, तो क्या अपीलेट कोर्ट इस डिक्री नंबर 2 को सेटिसाइड कर सकता है कि सब डिक्री नंबर 1 और जजमेंट नंबर 1 अप्लाइज एज अ रेस जुडिकेटा ऑन द जजमेंट नंबर 2 और डिक्री 2? क्या अपीलेट कोर्ट के पास पावर है? ये मेरा प्रश्न है, इस चीज़ के ऊपर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल पावर है। अपीलेट कोर्ट मे सेट असाइड द डिक्री इफ मिस्टेक वाज बोनाफाइड। बोनाफाइड अगर मिस्टेक है, किसी कारणवश गलती से अगर रेज नहीं कर पाए तो कोर्ट कर सकता है, बट द डिक्री मे अमाउंट टू अ फाइनल डिक्री इफ पार्टी वॉज मेलावाइड ऑन इट्स पार्ट। तो फिर अगर पार्टी ने जानबूझकर ऐसा किया है तो भाई ठीक है, आप ही भुगतो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट क्या कर सकती है? तो सेकेंड डिक्री जो है इन सच केसेस विल बी एप्लीकेबल एज सच, मतलब the second degree in such cases will be applicable as by not raising the objection of res judicata by party concerned in subsequent suit,
and the party concerned has waived his right to raise the plea of the res judicata. अब उसकी पैरामाउंट ड्यूटी थी उस पर्टिकुलर पार्टी की कि उसको रेस जुडिकेटा को जो है वो रेज करना चाहिए था। अब क्योंकि उसने रेज नहीं किया, अब और मैलाफाइड इंटेंशन अगर कहीं रही तो कोर्ट तो सेटिसाइड नहीं करेगा, बोनाफाइड रहा तो ठीक है, अपीलेट कोर्ट सेटिसाइड कर सकता है। तो वहां पर जो पार्टी है ही इज बार्ड बाय द स्टॉपल फ्रॉम कंटेस्टिंग द इशू ऑफ द रेस जुडिकेटा फर्दर, क्योंकि उसने खुद ने ही वेव किया है राइट को, मतलब बी ने खुद ने ही वेव किया है राइट को। नाउ फर्दर ही कैन नॉट रेज दैट प्ली बिकॉज ही इज बार्ड बाय द स्टॉपल टू नॉट टू रेज द प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा। ठीक है, बट एक सवाल अभी भी है कि कैन पार्टी वेव हिज राइट, मतलब वो रेस जुडिकेटा के उठाने के राइट को, मतलब रेस जुडिकेटा की प्ली को रेज करने के राइट को क्या वेव कर सकता है। तो देखिए, रेस जुडिकेटा इट रिलेट्स टू द पब्लिक पॉलिसी, ये पब्लिक पॉलिसी से रिलेट करता है, एंड एज सच पार्टी डज नॉट हैव राइट टू वेव द रेस जुडिकेटा इवन दो इट्स एप्लीकेबिलिटी हैज़ टू बी प्रूव्ड इन द सूट, क्योंकि डायरेक्टली तो आप प्रूव कर नहीं सकते, वो जो भी प्रूव होगी वो सूट के अंदर प्रूव होगी, बट ये पार्टी का पैरामाउंट ड्यूटी है कि उसको रेज करना चाहिए था। So even if res judicata have been proved and party in whose favor res judicata had been proved declares that he wants subsequent suit to be tried, the court cannot try subsequent suit as res judicata bars the very competency of court to try the suit. तो res judicata takes away subject matter jurisdiction of court। ये एक बात याद रखें, सेक्शन 9 के अंदर ऊपर जो है डायरेक्टली रेस जुडिकेटा हिट करेगा और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन जो है वो ड्रॉप कर देगा, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन जो है वो ले लेगा। तो सेक्शन 9 के अंदर हम लोग जब पढ़ रहे थे, अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, जब सेक्शन 9 हमने पढ़ा था तब उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जो विद इन दी बार फ्रॉम विद इन दी सीपीसी लगता है, सो वो जो बार है वो वन ऑफ द बार इज रेस जुडिकेटा। लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड स्टॉपल। डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकेटा एंड स्टॉपल, ये इस मतलब रेस जुडिकेटा सीरीज का जो ये 5वां पार्ट रहेगा रेस जुडिकेटा का अपना, दैट विल बी दी लास्ट पार्ट और द लास्ट वीडियो ऑफ द रेस जुडिकेटा, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट रेस सब जुडिस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, एंड आफ्टर दैट ऑर्डर 2 रूल 2 सेक्शन 12। और जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा राइट अवे वी विल स्टार्ट विद द ऑर्डर 9 CPC रेड विद ऑर्डर 17 CPC। उसके बाद फिर ऑर्डर्स 1 ऑर्डर 2 जो बचा हुआ रहेगा, उसके बाद अपन फिर ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 ये अपन स्टार्ट कर देंगे। चलिए डिफरेंस पढ़ लेते हैं अब। तो पहला डिफरेंस अपन अगर देखें स्टॉपल और स्टॉपल यहाँ लिख लेते हैं, और उसके बाद एक लाइन के बाद रेस जुडिकेटा ये लिख लेते हैं। एक बार अपन, ये एकेडमिक डिस्कशन है, मतलब ये ख्याल है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस है स्टॉपल और रेस जुडिकेटा के बीच में। देखिए, प्रॉमिस किया आपने, भाई स्टॉपल क्या है, यू हैड मेक द प्रॉमिस, यू हैड मेड द रिप्रेजेंटेशन, और अपोजिट पार्टी ने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज कर ली। तो उस पर्सन जो है, मतलब हु हैड मेड द रिप्रेजेंटेशन और हु हैड मेड द प्रॉमिस, नाउ ही कैन नॉट रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज रिप्रेजेंटेशन। मतलब आपने एक बार प्रॉमिस किया, किसी को प्रॉमिस किया या फिर रिप्रेजेंटेशन किया और उस व्यक्ति ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, पोजीशन चेंज्ड। अब जिस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया, जैसे ए ने प्रॉमिस किया है, तो अब ए के ऊपर स्टॉपर लग जाएगा, ही कैन नॉट रिट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉमिस और द रिप्रेजेंटेशन दैट ही मेड टू बी। ये स्टॉपल है। हम लोग जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तब स्टॉपल के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अगर आपको नहीं मालूम है तो अभी बस आप इतना सा सुन लीजिए। तो स्टॉपल जो लगता है वो कंसर्न्ड पार्टी के ऊपर लगता है, मतलब जिस व्यक्ति ने रिप्रेजेंटेशन किया, जिस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया, उसके ऊपर स्टॉपर लगेगा। जबकि इसके अपोजिट अगर आप रेस जुडिकेटा लगाएंगे तो रेस जुडिकेटा किसके ऊपर लगेगा, सूट के ऊपर लगेगा, इशू के ऊपर लगेगा, और बोथ दी पार्टीज, दोनों पार्टीज के ऊपर लगेगा। इवन उनके जो लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल वाली अपन बात कर रहे थे, अगर उन दोनों पार्टीज में से किसी की डेथ हो जाती है, सो द पर्सन हु हैड स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ दोज पर्सन्स, उसके ऊपर भी रेस जुडिकेटा लगेगा। तो रेस जुडिकेटा एक्चुअली बाइंड्स बोथ द पार्टीज, इट इज अ बार ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रायल।
सूट के ऊपर लगता है, स्पेसिफिक इशू पे भी बार हो जाएगा, बट स्टॉपल जो है उसके अगेंस्ट में सिर्फ और सिर्फ कंसर्न्ड पार्टी हु हैड मेड द प्रॉमिस और हु हैड मेड द रिप्रेजेंटेशन एंड इन द ल्यू ऑफ द प्रॉमिस और द रिप्रेजेंटेशन अपोजिट पार्टी हैड चेंज्ड हिज पोजीशन, सिर्फ उसी के ऊपर स्टॉपल लगेगा। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि स्टॉपल एक पार्टी पे लगता है और रेस जुडिकेटा जो है वो दोनों पार्टीज पे लगता है। उसके बाद स्टॉपल जो है वो बार करता है किसके ऊपर, दैट अ पार्टी कैन नॉट रिट्रैक्ट फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन मेड ऑन द फेथ ऑफ विच अपोजिट पार्टी हैड ऑल्टर्ड हिज पोजीशन। जबकि रेस जुडिकेटा जो है वो किसके ऊपर बार लगाता है, वो ट्राइबिलिटी के ऊपर बार लगाता है कि अब आपके पास कॉम्पिटेंसी ही खत्म हो गई। जो कोर्ट है, जो सूट है, उसकी कॉम्पिटेंसी ट्राई करने की कॉम्पिटेंसी जो है, दैट कॉम्पिटेंसी हैड बीन लॉस्ट। नाउ द कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई। सेक्शन 9 के ऊपर जो इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन था कोर्ट का, दैट जुरिस्डिक्शन हैड बीन फेच्ड अवे बाय द रेस जुडिकेटा। जबकि स्टॉपल जो है वो सिर्फ ये बोलता है कि दैट अ कंसर्न्ड पार्टी कैन नॉट रिट्रैक्ट ऑन द प्रॉमिस और द रिप्रेजेंटेशन मेड। रेस जुडिकेटा कॉम्पिटेंसी हिट करता है कोर्ट की, वेयर एज द स्टॉपल बार्स द राइट ऑफ द पार्टी टू रेज एन इशू। भाई आपका स्टॉपल आ गया, नाउ यू कैन नॉट रेज एनी ग्रीवियंस बिकॉज आपने ही प्रॉमिस किया था, आपने ही रिप्रेजेंटेशन किया था और उसके बेसिस पर जो है सामने वाले ने पोजीशन चेंज करी। रेस जुडिकेटा जो है वो ये आप कह लीजिए इट इज़ अ रूल ऑफ अ प्रोसीजर, इट इज़ अ रूल ऑफ प्रोसीजर। जबकि स्टॉपल जो है वो रूल ऑफ एविडेंस का पार्ट माना जाता है, रूल ऑफ एविडेंस। रेस जुडिकेटा जो है इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, दो इक्विटी एंड जस्टिस आर ऑल्सो इन्वॉल्व। जबकि स्टॉपल जो है इट इज़ द प्राइवेट मैटर बिटवीन द पार्टीज। जो मैटर है वो प्राइवेट मैटर के ऊपर है। जबकि अगर आप रेस जुडिकेटा देखोगे तो वो पब्लिक पॉलिसी है, जस्टिस, गुड कंसाइंस, इक्विटी, जो जूरिस्प्रूडेंस एसेंशियल है उसका बेसिस कहीं ना कहीं रेस जुडिकेटा होता है। रेस जुडिकेटा बार्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, वेयर एस स्टॉपल बार्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। स्टॉपल की वजह से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंस था दोस्तों स्टॉपल और रेस जुडिकेटा का। उम्मीद करता हूँ रेस जुडिकेटा के 5 वीडियो की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। आपसे कोई वीडियो छूट ना जाए। मिलेंगे अगले CPC के लेक्चर में या फिर किसी और लेक्चर में के लिए। टिल देन गुड बाय।